कि एम्बुश लगा के तरीके से मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस ने। कि एम्बुश लगा के तरीके से मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस ने। कि एम्बुश लगा के तरीके से मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके बचपन में दादी एक कहानी सुनाया करती थी। कहानी थी एक डाकू की, सुल्ताना डाकू की। दादी बताती थी कि सुल्ताना डाकू की माँ बचपन में उसके कुछ रुपए पैसे चुरा के या बच्चों से कुछ छीन लाने पर उससे नाराज नहीं होती थी, बल्कि खुश हुआ करती थी, शाबाशी देती थी। इस शाबाशी की वजह से हुआ ये कि डाकू सुल्ताना सुल्ताना धीरे धीरे डाकू बन गया, उसकी लत लग गई और वो एक बड़ा अपराधी हो गया। आज भी दुनिया को, कई बार बच्चों को गांव के इलाकों में सुल्ताना डाकू के खौफ से डराया जाता है। अब इस कहानी को हम वर्तमान राजनीति के संदर्भ में रख लेते हैं। हमारे राजनेता वो माँ हैं जो ऐसे तमाम अपराधियों को संरक्षण देते हैं तब जब वे छोटे अपराधी होते हैं, उनको अपने निहित स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे एक दिन ये संरक्षण और ताकत पाते पाते, यानी कि माँ से डांट की जगह, फटकार की जगह और सजा की जगह, वो माँ से प्रेरणा या हौसला पाते पाते एक दिन सुल्ताना डाकू बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कल रात हम सब ने सुल्ताना डाकू को तो नहीं देखा, लेकिन सुल्ताना डाकू ने जो किया वो हम सब ने देखा। एक दुर्दांत अपराधी विकास दुबे, जो लंबे समय से, जिसके ऊपर तमाम आरोप हैं, हत्याओं के 60 के आसपास मुकदमे कानपुर में दर्ज हैं। चौबेपुर इलाके में जब पुलिस पकड़ने गई विकास दुबे को, तो विकास दुबे और उसके साथियों ने पहले से घात लगाकर बैठी पुलिस टीम पर हमला कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस टीम पर हुए उस हमले में मारे गए करीब 8 पुलिसकर्मी, जिसमें एक डीएसपी शामिल है, जिसमें शामिल है चौकी प्रभारी, जिसमें शामिल है क्षेत्राधिकारी। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए उत्तर प्रदेश में। और हम दरअसल ये बात करना चाह रहे हैं कि पुलिस से चूक कैसे हुई। हम में से कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा कि ये चूक दरअसल पुलिस की नहीं, हमारे राजनेताओं की और इस समाज की। इस पर बात करने के लिए मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अनूप पटेल है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट प्रशांत टंडन है, लखनऊ से एक और जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट असद रिजवी साहब है। असद साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके पास क्या इनपुट है इस मामले पे? एग्जैक्टली हुआ क्या था ये, और ये जो दुबे साहब हैं इनके बारे में कुछ अगर आप बता पाएं। जी, देखिए, मामला ये था कि विकास दुबे के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। एक मामला आया था कानपुर पुलिस के पास 307 का, यानी कि अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का। किसी को थ्रेट वगैरह दी थी, उसकी एक कोई एफआईआर लॉन्च हुई थी। उसके बाद पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए इनके गांव गई थी। और अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने एक बात शुरू में कही कि पुलिस को कोई सवाल नहीं कर रहा है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब ये वहां पर पुलिस टीम पहुंची, और पुलिस टीम के वहां पर पहुंचने के बाद बाकायदा तौर पे वहां पे पूरी तैयारी थी कि पुलिस को किस तरीके से फेस करना है। और जाहिर सी बात है, क्रॉस फायर भी क्या कहें, उन्हीं ने उधर से फायरिंग शुरू की, विकास की तरफ से फायरिंग शुरू हुई, जिसमें 8 पुलिस वाले तकरीबन शहीद हो गए और उसके अलावा कई अन्य घायल हुए। लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद जो मुखबरी हुई वो बिल्कुल सटीक मुखबरी उसके पास पहुंचती है, और उसको ये पता चलता है कि किस टाइप पुलिस वहां पहुंचेगी। और उसने कुछ अखबारों ने इस चीज को कोड भी किया है कि अर्थ मूवर, जिससे जमीन वगैरह खोदने के काम आती है, वो उसने वहां पर लगा के रखा था पुलिस को रोकने के लिए। उसने उसका इस्तेमाल किया विकास दुबे ने, और पुलिस की गाड़ियों को वहां पर रोक लिया। लेकिन पुलिस के सवाल बड़ा ये उठता है कि पुलिस की इंटेलिजेंस ने पुलिस को इनपुट्स क्यों नहीं दिए कि वहां पर जब वो जा रही है पुलिस, तो कोई एम्बुश वगैरह की तैयारी पहले ही से हो चुकी है।
देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर ने एक बार ये बात कही भी थी कि जो सारे यहाँ पर बदमाश हैं या जिनका क्रिमिनल हिस्ट्री शीट है वो या तो स्टेट को छोड़कर चले गए हैं या फिर वो जेलों में हैं या उनका एनकाउंटर वगैरह हो चुका है। लेकिन आप ये सीधी लेकिन इसके ऊपर कई सवाल भी उठे। मैं एनकाउंटर्स का फेवर नहीं कर रहा हूँ, कई जगह पे कई मंच से ये सवाल उठाए गए कि जो योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के अंदर एनकाउंटर्स हुए हैं उस पर जो आरोप लगा, सरकार पर जो आरोप लगा वो ये लगा कि जाति और धर्म को देख के वो किया जा रहा है एनकाउंटर। ये आरोप कहीं न कहीं देखने को भी जमीन पे नजर आए और जाहिर सी बात है देखिए कि कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कहा ना कि सुल्ताना डाकू की तरीके से ये धीरे धीरे क्रिमिनल बने और इतने बड़े क्रिमिनल हो गए कि 60 मुकदमे इनके विरुद्ध थे और 61 नंबर का मुकदमा इसको मान सकते हैं जिसकी FIR के लिए पुलिस इनको गिरफ्तार करने गई थी। तो 61 मुकदमे कोई एक दिन दो दिन में 61 मुकदमे नहीं लिख गए। पूरी हिस्ट्री शीट है 2001 में एक दर्जा प्राप्त मंत्री का इन्होंने मर्डर किया और थाने में मर्डर किया और गवाही सही नहीं होने की वजह से ये छूट गए। तो कल पुलिस ने जाहिर सी बात है थाने पे मर्डर किया तो थाने में पुलिस होगी ना, इन्हें रेड हैंडेड गिरफ्तार किया गया होगा उस वक्त। और रेड हैंडेड गिरफ्तार होने के बाद अगर किसी के खिलाफ और पुलिस के मतलब पुलिस कस्टडी में या पुलिस स्टेशन पे मारने के बाद अगर एक्यूज के खिलाफ ठीक से वो एविडेंसेस प्रूफ नहीं किए जा सकते तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं व्यवस्था में और सरकारों का नरम रवैया रहा है इनके प्रति। और इसमें देखिए कांग्रेस को तो हम सन 88-89 से स्टेट में नहीं है और बाकी तो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी कभी ना कभी सरकार में आए हैं और किसी भी दादी ने इनको सजा नहीं दी है। आपने कहा ना कि दादी उनको वो करती है, तो किसी भी दादी माँ ने इनको सजा नहीं दी है। जी दरअसल यही हो रहा है। मैं एक बार मैं जो शहीद पुलिसकर्मी है उनके नाम जो है वो पढ़ देना चाहता हूँ और मैं परंपरा को उल्टा करते हुए मैं जो सिपाही शहीद हुए हैं उनके नामों से शुरू करूँगा। जो 4 सिपाही शहीद हुए हैं इस हमले में, जितेंद्र, बबलू, राहुल, सुल्तान सिंह, सब इंस्पेक्टर नेबूलाल, चौकी इंचार्ज मंदना अनूप कुमार सिंह, थाना प्रभारी शिवराजपुर महेश चंद्र यादव और क्षेत्राधिकारी जिसको हम जिनकी बात कर रहे हैं DSP बिल्हौर के देवेंद्र मिश्रा। मैं प्रशांत जी आपके पास आ रहा हूँ। आपसे अगर मैं एक सबसे पहला कहूँ कि क्विक रिएक्शन आपके मन में क्या इसको सुनते ही आया था जब ये खबर आपको मिली थी, वो क्या था? देखिए, जिस राज्य में पुलिस अगर सुरक्षित नहीं है, पुलिस की हत्या सरेआम हो जा रही है और उस पुलिस की हत्या हो जा रही है जो दबिश मारने गई है, यानी तैयारी के साथ गए हैं, तो फिर राज्य में इससे बड़ा मजाक सुरक्षा और पुलिस के इंतजाम का या नागरिक सुरक्षा का क्या हो सकता है? इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा कि राज्य जो है वो सुरक्षित नहीं है। कि जब पुलिस सुरक्षित नहीं है जिस राज्य की, जिसको कि बाकी लोगों को सुरक्षित करना है, वही जब इस तरीके से मारे जा सकते हैं तो फिर कौन सुरक्षित है? पहली बात। दूसरी बात कि जैसे असद साहब ने कहा, देखिए आप ये दबिश मारने जा रहे थे, विकास दुबे एक क्रिमिनल है और रसूखदार है, जैसा बात हो रही है कि उसने थाने के अंदर उसके ऊपर हत्या करने का आरोप है। इतना गंभीर हुआ, आप उसकी डेन में जा रहे हैं, उसकी मांद में जा रहे हैं आप रेड मारने, तो आपकी तैयारी क्या थी? जो मैंने खबरों में पढ़ा कि पुलिस वाले अभी उतर के अपना वो पोजीशन में नहीं ले पाए थे कि उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई वहां से जी। तो हमारे देश में कभी ये सवाल नहीं खड़े होते कि ये कौन लोग थे जिन्होंने इसकी प्लानिंग की थी? क्या प्लानिंग होती भी है कि ऐसे ही चले जाते हैं? क्या स्ट्रेटजी थी? क्या वहाँ के मैप निकाले गए थे? क्या 3-4 दिन पहले उसको वहाँ के इलाके को ऑब्जर्व किया गया था इंटेलिजेंस के, प्लेन क्लोथ पुलिस के या ऑब्जर्वर और कैमरे वगैरह से?
तो कोई आप अगर इसकी अगर आप तहकीकात करेंगे तो आपको लगेगा कि पुलिस जो है वो बहुत ही कैजुअल और नॉन प्रोफेशनल ढंग से गई, जिसमें कि 8 लोगों की जानें गंवानी पड़ गई। इस पे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस पे कमीशन बैठना चाहिए कि ये कैसे इतनी बड़ी चूक हुई, क्योंकि पुलिस को, हमारे यहाँ पुलिस की बहुत अच्छी ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग की व्यवस्था है नहीं जी। 5,000 से ऊपर इनकाउंटर उत्तर प्रदेश की पुलिस कर चुकी है जब से योगी जी आए हैं, इसमें 100 से भी ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। ये पुलिस इतने एनकाउंटर कर रही है जी। तो वो एनकाउंटर के लिए ट्रेन नहीं थी। उसकी सही वजह ये है कि ये जो एनकाउंटर था वो बहुत जेन्युइन था। जी। जो एनकाउंटर स्टेज मैनेज होते हैं उसमें खरोच भी नहीं आती पुलिस को। तो ट्रेनिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और इसकी जांच होनी चाहिए सबसे पहले। और ये क्रिमिनल, इसको इतना हर पॉलिटिकल पार्टी में इसकी घुसपैठ बताई जाती है, दोस्ती बताई जाती है, इसको कोई ना कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, और 24 घंटे हो रहे हैं अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो पाया। जी। मतलब जो मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि अपराधियों को ठोक, मतलब ऐसी कोई भाषा इस्तेमाल हो रही थी कि ठोक देंगे, जी। तो वो कहाँ है ठोक देने वाला पूरा तंत्र कि एक जिसने कि पुलिस की पूरी टीम को उड़ा दिया, जी। उसको आप उसका पता ही नहीं अभी तक। जी। तो आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना कैसे जाएगी जब पुलिस सुरक्षित नहीं है? ये बहुत इंटरेस्टिंग, और ये भाषा की एक पॉलिटिक्स भी है जिस पे हम किसी दिन और हम प्लान कर रहे हैं, बाकायदा हम शो करेंगे इस भाषा की जो राजनीति है। पहले हम आपने चूंकि बात कर दी है ये एनकाउंटर्स और ये अपराध के आंकड़ों की, हम एक बार अपनी साथी सौम्या के पास चलना चाहेंगे। सौम्या मौजूद है हमारे साथ उदयपुर से, जो हमको स्टैट्स के बारे में बताएंगे कि यूपी में पिछले कुछ सालों में, और खासतौर पे ये जो अभी सरकार है इसके आने के बाद, अपराध के आंकड़ों में क्या बदलाव आया है और क्या क्या हुआ है, वो सौम्या हमको बताएंगी। सौम्या, आप प्लीज बताएं, आप क्या बताना चाह रही हैं? जी, थैंक यू मैंग। मैंग, जैसे आप लोगों ने इससे पहले बताया कि कैसे निर्मम तरीके से 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई आज कल रात, तो मैं पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि सितंबर 1, 2015 से लेकर अगस्त 31, 2016 के बीच पूरे देश में 479 पुलिसकर्मियों की डेथ हुई थी लाइन ऑफ ड्यूटी में। उसमें से 116 लोग, 116 लोग सिर्फ यूपी में उनकी डेथ हुई। दैट मीन्स अगर हम माने तो हर 3 दिन में एक पुलिसकर्मी की लाइन ऑफ ड्यूटी में डेथ हुई सिर्फ यूपी में। ये बहुत जो बात अभी कह रहे थे प्रशांत सर भी कह रहे थे, असद जी भी कह रहे थे कि कोई भी सेफ है नहीं, पुलिस भी सेफ नहीं है, तो हम उस राज्य को कैसे अपराध मुक्त माने जहाँ पे पुलिस सेफ नहीं है। दूसरी बात एक और बता देती हूँ, आज सिर्फ यूपी में सिर्फ ये बड़ी न्यूज़ नहीं आई है, शायद यहाँ यूपी में प्रयागराज से लेकर झांसी से लेकर महोबा में बहुत सारी हत्याओं की भी न्यूज़ आई है। अगर हम हत्याओं के डेटा के बारे में सोचे तो मैं पूरे देश में लगभग हर दिन ऑन एन एवरेज 80 मर्डर होते हैं, और उसमें से आप मानिए कि हर दिन 11 मर्डर सिर्फ यूपी में होते हैं। ये 2018 का डेटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का। इससे पहले एक और चीज़ बोल देती हूँ, हम पहले यूपी के डेटा और देश के डेटा पे आने से पहले कि 2004 से लेकर 2018 तक जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट रिलीज होती थी उसमें डिलेज होना बंद हो गए थे। वो जिस तरह से उसकी पीरियोडिसिटी थी, उसकी रेगुलरिटी थी, वो बहुत रेगुलरली रिलीज हो रही थी। 2011, 2012, 2013 में तो उनकी डीले की जो अवधि थी वो घट के 6 महीने या 5 महीने हो गई थी। पहली बार 2017 के बाद 2004 के बाद ऐसा हुआ है कि 1 साल से ज्यादा डिले हुआ है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट रिलीज होने में। ये बात मैं इसलिए बार बार इस बात पे इतना एम्फेसिस देना चाहती हूँ क्योंकि ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेटा पे सवाल भी उठाए गए थे सरकार पे कि इतना डिले क्यों हुआ, क्योंकि अगर ये डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक इमेज बनती है, कहीं ना कहीं ये निकल के आता है कि छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो खैर, इन तीनों के बाद मैं भारत में जो हमारे अपराध के आंकड़े हैं उसके ऊपर थोड़ा बोलना चाहती थी, फिर यूपी का कंटेक्स्ट देके उस पर जाना चाहती थी। हाँ,
तो हम लोग दो क्राइम्स की बात कर रहे हैं, आपके जो आईपीसी के क्राइम्स होते हैं, भारतीय दंड संहिता वाले क्राइम्स, और आपके जो एसएसएल क्राइम्स होते हैं, विशेष और स्थानीय अपराध। इसमें थोड़ा डिस्टिंक्शंस बता देती हूँ दर्शकों के लिए जिनको शायद थोड़ा नहीं पता हो। आपके आईपीसी क्राइम्स में आपके रायट्स, आपके रेप, आपके मर्डर, डकैती, चोरी, चकारी, किडनैपिंग, इस तरह के क्राइम्स आते हैं। आपके एसएसएल जो क्राइम्स होते हैं उसके अंडर आपके गैम्बलिंग के अगेंस्ट जो एक्ट होते हैं, बाल विवाह के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं, सॉरी बाल विवाह जैसा जो क्राइम होता है, या आपके सती प्रथा वाले जो क्राइम्स होते हैं, वो सारे क्राइम आते हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो भारत के जो अपराध के आंकड़े हैं 2016 से लेकर 2018 के बीच, उसमें बहुत वृद्धि हुई है, बहुत इंक्रीज हुआ है। तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो जो आपके ब्लू बार दिख रहा है वो आपके आईपीसी के क्राइम्स हैं, जो आपका ऑरेंज बार है वो आपके एसएसएल क्राइम्स हैं। तो साल 2016 में जो आईपीसी क्राइम्स थे, मतलब आपके भारतीय दंड संहिता वाले क्राइम्स थे, उनका लगभग आंकड़ा था 29,75,711, और आपके जो एसएसएल क्राइम्स थे उनका आंकड़ा था कुछ 18,55,804। उसमें आपके आईपीसी क्राइम में लगभग 1 लाख से ज्यादा का इजाफा हो गया 2018 में। 2018 में जो आज की तारीख, 2018 का जो डेटा है, क्योंकि 2019 का डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, 2018 का जो डेटा है उसमें आईपीसी के जो क्राइम्स हैं वो लगभग हो गए थे 31,32,954, और आपके एसएसएल क्राइम्स हो गए थे 19,41,680। ये आपकी एनसीआरबी रिपोर्ट के तहत के आंकड़े हैं। अगर ये पूरी इंडिया की स्थिति है। अब इसमें हम सिर्फ यूपी पे आते हैं ताकि यूपी की जो ग्रेविटी है सिचुएशन की, जो दिक्कत है, उस पर हम थोड़ी बात कर सके। मयंक, हम अगर यूपी के आंकड़े हैं स्क्रीन पे, ठीक है जी। जो आप लोग जैसे स्क्रीन पे देखेंगे 2016 से लेकर 2018 के बीच में यूपी के आंकड़ों में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा का इजाफा हुआ है आईपीसी के जो क्राइम्स होते हैं, अपराध होते हैं। और अगर आप परसेंटेज देखेंगे, जो आप राइट हैंड साइड उसी ग्राफ में परसेंटेज देख रहे हैं, प्रतिशत देख रहे हैं, वो ऑल ओवर इंडिया के क्राइम्स में कितनी परसेंट है वो है। तो 2016 में जो परसेंट थी आईपीसी क्राइम्स की यूपी की, वो 9.48% थी, जो बढ़कर अब लगभग 11%, 10.93% हो गई है 2018 में। मैं फिर से बोल देती हूँ, 2019 का डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है हम लोगों के पास। दूसरी बात, जो आपके एसएसएल क्राइम्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, जिसमें थोड़े मतलब इतने क्रूर क्राइम्स नहीं, बट फिर भी जो अपराध इंक्लूड होते हैं उनमें भी इजाफा हुआ है बहुत ज्यादा। 2016 में शायद वो आंकड़ा था, पूरे देश का जो प्रतिशत था वो था 11.42%, और अब वो बढ़ के 12.5% हो गया है। एक और बात, 2017 में उसमें भयंकर जंप हुआ था, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था, वो था 14.91% हो गया था। उसमें थोड़ा ड्रॉप हुआ है 2018 में। पर इन सारे आंकड़ों को देख के, सारी पिक्चर को देख के, यूपी में 116 पुलिस कर्मियों की एक साल में डेथ होना लाइन ऑफ ड्यूटी में, मतलब हर 3 दिन में एक पुलिसकर्मी का मरना, ये आपकी पुलिस की खुद की रिपोर्ट है। उसके हिसाब से आपके इजाफा होना लगातार आईपीसी और एसएसएल क्राइम्स में, और परसेंटेज 10% के 11% के ऊपर आना, ये बहुत भयावह स्थिति है। मैं यही बात बताने के लिए। थैंक यू सौम्या, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ये डेटा निकाल के लाने के लिए। और अब मैं सीधे चलता हूँ अनूप पटेल, कांग्रेस प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के पास। अनूप भाई, राजनीतिक संरक्षण क्या किया जाए, कैसे देखते हैं आप इसको? और अभी की जो सरकार है, आपको लगता है कि 24 घंटे हो जाएंगे कुछ देर में इस वारदात को, आपको लगता है कि सरकार या मतलब इंटरेस्टेड भी है विकास दुबे को पकड़ने में? देखिए, कानपुर में जो ये घटना हुई, तो ये घटना, मैं ये कहूं कि पुलिस प्रशासन की अक्षमता है, या ये कहूं कि वहां का जो प्रशासन है कानपुर का, उसकी अक्षमता नहीं है। ये अक्षमता जो है योगी सरकार की है। योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कभी भी सीरियस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश नहीं की है। अजीब सा उनका जो है थॉट प्रोसेसिंग है जी। कि साल भर पहले उन्होंने ये कहा था कि अपराधियों को ठोको नीच से हम जो है उन्हें खत्म करेंगे। अब
जब वो एक मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है कि ठोक दो। दूसरा, कई बार उन्होंने जो है अपनी वाहवाही लूटने के लिए बोले कि अब उत्तर प्रदेश जो है अपराध मुक्त हो चुका है। जी। वैसे ही जैसे मोदी जी बहुत सारी चीजों पे बोलते हैं कि अब सारी चीजें खत्म हो गई हैं, सब चंगा से, तो योगी आदित्यनाथ जी और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी में जी के बीच एक बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है झूठ का। और कानून और व्यवस्था को लेके जो भी इन्होंने अभी तक दावे किए हैं उसका उल्टा दिखाई पड़ा है। पिछले 3 साल के अंतर्गत, ये डेटा है एनसीआरबी का, मई 2019 तक जी 3599 इनकाउंटर किए गए, ठीक, 73 अपराधी मारे गए। सौम्या जी ने जो अभी बताया कि साल भर के अंदर 116 जो है पुलिस वालों का मरना, मैं एक विपक्षी पार्टी के एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं जब ये चीजें देखता हूं तो उसपे जो पुलिस का आम जनता के प्रति जो बिहेवियर है वो कभी संतोषजनक 3 साल पे नहीं रहा है। पुलिस के साथ अपराधी जब मुठभेड़ में होते हैं तो कहीं ना कहीं से यदि अपराधी का कनेक्शन सत्ता पक्ष से है तो फिर वहां पे पुलिस को पीछे हटना पड़ता है। बुलंदशहर की घटना हुई थी, आपको याद होगा मयंक भाई, सुबोध कुमार सिंह जी सुबोध कुमार सिंह वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गए थे। बजरंग दल का जिलाध्यक्ष था, बजरंग दल के जिलाध्यक्ष की भूमिका निकल के आई थी उनके मर्डर पे। 1 से 1.5 साल बाद चूंकि वो सत्ता के सह पे या सत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति था उसको छोड़ दिया गया। अब मैं आता हूं कानपुर की घटना पे। जी प्रांशु मिश्र वहां के एक स्थानीय जो है पत्रकार हैं, जी 2001 में खबर लिखी थी, मेरे पास वो खबर है। हाँ, हालांकि ये मैं अभी पता नहीं चल पाया कि वो कौन सा अखबार था। उसपे विकास दुबे का जो अभी तक का इसका ये राइज हुआ है उसपे वो बता रहे हैं कि जो कानपुर की भाजपा है उसपे जो वहां के लीडर हैं या गुटबाजी है उन्होंने विकास दुबे के कंधे पे बंदूक रख के ये काम करवाते रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि आज वो कानपुर के बेल्ट में सबसे बड़ा हिस्ट्री सीटर जो है स्थापित हो गया। जी 2001 में जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे उसी समय राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की हत्या होती। उसके बाद अजय मिश्रा की हत्या होती है, बिठूर में ग्राम प्रधान की हत्या होती है और सब में इसी का हाथ है विकास दुबे का। चक्रेश अवस्थी की हत्या होती है। सिवली व शास्त्री नगर में 3 पार्टी के ही है, 3 पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मीना संखवार के पति पर जानलेवा हमला होता है। फिर इसके बाद जो है भाजयुमो के पूर्व नगर उपाध्यक्ष सूर्यकांत तिवारी की हत्या हो जाती है। जो अखबार का जो है अखबार में का जो एक जिस्ट है कि वहां का जो लोकल लीडरशिप थी, श्याम बिहारी मिश्रा, प्रेमलता कटियार और इस तरीके के जो है इनके बीच जो गुटबाजी हुई उसका फायदा इसको मिला और धीरे धीरे अपराध की दुनिया से ये राजनीतिक रूप से एंट्री किया और भाजपा, सपा और बसपा इन तीनों पार्टियों का इसने इस्तेमाल किया, पार्टी ने इसका इस्तेमाल किया। ये पंचायत का चुनाव भी जीता और अपनी पत्नी को भी लड़वाया। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी लगातार अपराध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इसके पहले जो सपा सरकार थी उस पर भी बहुत बड़ा जो है संरक्षण प्राप्त था। मैं एक पॉइंट पे अपनी बात और खत्म करूंगा। लॉकडाउन के पीरियड में पूरे भारत में लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक रहा, हत्या, अपराध, हिंसा, बलात्कार की घटना कम हुई। लेकिन इन 4 महीने के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में हत्या, हिंसा, बलात्कार के और अन्य अपराधों की घटना तेजी से बढ़ी है। ऐसा लगता है कि जो अपराधी हैं उनको पूरी तरीके से ये खुला छोड़ दिया गया है कि अपना स्कोर सेटल करो। 4 महीने के बीच में
लगातार हत्याएं हुई और उसमें से सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े वर्ग की हत्याएं हुई। तो कहीं ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जो कानपुर में घटना हुई है, पुलिस विभाग के अंदर के व्यक्ति के मुखबरी के बिना इस तरीके से मुठभेड़ में 8 जवान शहीद नहीं हो सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, लेकिन ये जो पूरा नेक्सस है, किस तरीके से, जैसे अभी जानकारी हुई कि चौबेपुर के एसओ को शायद जो है पकड़ा गया है, जी मैं कंफर्म नहीं करता हूं, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली, जी ये बहुत बड़ा नेक्सस है और निश्चित रूप से राजनीतिक संरक्षण परत दर परत खुलेगा। ब्रजेश पाठक जी जो कानून मंत्री हैं, उनके साथ बहुत नजदीकी संबंध रहे हैं, तो बिल्कुल राजनीतिक संरक्षण इनको मिला हुआ। असद, आप लगातार आप लखनऊ में पत्रकारिता कर रहे हैं। आपका पिछले 2-3 साल का ये, जब से ये अपराध मुक्त बनाने का दावा हुआ है, आपका निजी अनुभव एक पत्रकार के तौर पे स्टोरीज करते समय या किसी स्टोरी को की डिटेल की छानबीन करते समय आपका अनुभव क्या रहा है कि अपराध कम हुआ भी है या लगभग कमोबेश वही स्थिति है, या फिर जो बात अभी अनूप जी ने भी अप्रत्यक्ष तौर पे कही, प्रशांत जी ने भी कही कि कुछ मतलब कुछ विशेष वर्ग या जातियां हैं जिनके अपराध को जो है इग्नोर किया जा रहा है और कुछ विशेष जातियों पे या वर्गों पे निशाना साधा जा रहा है। देखिए मयंक जी, जैसे कि आपकी आवाज कम आ रही है हमको सर थोड़ी। जी आप कुछ क्लियर हुई? हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि बात चल रही है और अभी इंस्पेक्टर सुबोध का उदाहरण दिया अनु भाई ने। इंस्पेक्टर, आपको पता है कि गवर्नमेंट की विल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि क्राइम कितना कंट्रोल होगा। और अगर किसी एक को पेट्रोनेज मिलती है, किसी एक को भी सरकार से या किसी पार्टी से मदद मिलती है, तो दूसरे को भी ये उम्मीद रहती है कि अगर उसको मैं इस पार्टी से संबंध रखता हूँ, मुझे सरकार ने मदद की है, उसको की है तो मुझको भी करेगा। तो इंस्पेक्टर सुबोध का एग्जाम्पल दिया। मैं आपको बताऊं कि इंस्पेक्टर सुबोध को जब मारा गया तो उनको गन्ने के खेत में मारा गया था, पश्चिमी भारत में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा। और बड़ा ही दिलचस्प मामला ये था कि मैंने एक आईपीएस ऑफिसर को इंटरव्यू कर रहा था और उन्हीं ने इस चीज को पॉइंट आउट किया कि पत्थरों से मारा गया इंस्पेक्टर सुबोध को, और गन्ने के खेत में पत्थर नहीं आते हैं। इसके माने प्री प्लान तरीके से उनको मारा गया। और प्री प्लान तरीके से उनको मारने के बाद दिलचस्प चीज जो थी वो ये थी कि जो उसके बाद सरकारी प्रेस नोट आया, पहला सरकारी प्रेस नोट जो आता है पूरी उस घटनाक्रम के ऊपर, उसमें इंस्पेक्टर सुबोध का जिक्र भी नहीं होता है। जी, मतलब सरकार, पुलिस का एक ऑफिसर और ड्यूटी लाइन के ऊपर मार दिया जाता है, एक भारी पीर मारती है, जिसको कहीं ना कहीं उस संगठन से उसको मारने वाले संबंध रखते हैं जो सत्ता में है। तो जिस वक्त उस घटनाक्रम का प्रेस नोट सरकार जारी करती है तो उस वक्त उस इंस्पेक्टर का जिक्र भी नहीं करती है। जब यह बात मीडिया में आई, सोशल मीडिया में आई और ये उधम मचा, उसके बाद इंस्पेक्टर सुबोध का जिक्र शुरू हुआ उस पूरी घटना में। जी। तो और ये बात हम नहीं, ये कई प्रेस नोट आए, इंटरनेशनल एनजीओ की तरफ से भी आए और लोकल भी कई मंच से ये बात उठाई गई कि एक स्पेसिफिक सेक्शन को और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को ही टारगेट बनाया गया इसके अंदर। जो ये पूरा चला योगी आदित्यनाथ का ठोक दो वाला, और उसके बाद ये चला के इनकाउंटर्स किए जाएंगे। और आप अगर इनकाउंटर्स को देखें भी तो आप जाएं तो आप देखें बिल्कुल गरीब घर के लड़के या जो मतलब होते हैं लोकल लेवल के क्रिमिनल, साइकिल चुराने वाले और इस टाइप के लोगों के इनकाउंटर्स हैं। वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल के ऊपर आप नहीं कह सकते कि कोई हार्डकोर क्रिमिनल का इनकाउंटर, बहुत बड़े हार्डकोर क्या कहते हैं क्रिमिनल का इनकाउंटर इस दौरान कर दिया गया हो। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं 15 साल से कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे क्राइम ऐसे देखे, पुलिस के अगेंस्ट भी देखे। आपको याद होगा एक इंस्पेक्टर सहानी हुआ करते थे, वो उस वक्त सीओ चौक थे लखनऊ में। उनको कुछ स्टूडेंट ने गाड़ी के ऊपर पूरे शहर का राउंड लगवाया था लखनऊ में। इस तरह के बहुत सारी घटनाएं पुलिस के विरुद्ध हुई। मगर 15 साल का मेरा अनुभव है और मुझसे जो सीनियर्स हैं, क्या कहना है कि तकरीबन 2 दशक में इतना बड़ा कोई क्राइम पुलिस के अगेंस्ट नहीं हुआ है जितना बड़ा ये 8 लोगों को एक साथ मार देने का कानपुर में हुआ है। अनु भाई, एक सवाल जो है वो मेरे जहन में अभी असद से बात करते हुए आ रहा था
ये बताइए कि ये जो अपराधियों को संरक्षण देने वाली बात है, और हमने अगर हम विकास दुबे को भी देखें तो इस मामले में ठीक है, कांग्रेस में वो नहीं गए, पर बाकी लगभग हर पार्टी में वो टहल आए। वो मतलब ऐसा लगता है कि इस तरह के अपराधी राउंड पे निकलते हैं और कुछ दिन यहाँ, कुछ दिन वहाँ, कुछ दिन वहाँ। मैं एक बात कह जी, दूं कि कांग्रेस में नहीं गए, उसकी वजह ये रही कि कांग्रेस पिछले 3 साल में हुकूमत में भी नहीं आई। जी जी जी, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अभी निश्चित रूप से कांग्रेस को और किसी भी विपक्षी दल को इस बात पे सवाल करना ही चाहिए, नो डाउट, पर क्या कांग्रेस की कोई ऐसी नीति है जिसमें आप ये तय कर रहे हैं कि इस तरह के किसी व्यक्ति को आप पार्टी में ना तो आने देंगे, ना किसी तरह की चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने देंगे? जी बिल्कुल। मैंने जो अभी कहा था उस पे एक चीज छूट गई थी प्रशांत भाई। जी, एक्चुअली ऐसा इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि ये कहे कि इस सरकार में कुछ खास वर्गों की हत्या हो रही है और कुछ खास वर्गों को ये प्रेशर दे रही है। बेसिकली ये सरकार किसी की सगी नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये सरकार किसी की सगी नहीं है। इसके एजेंडे में कुछ और है। इसके एजेंडे में इनका एक अपना प्रोग्राम है, वैचारिक प्रोग्राम है, और उस वैचारिक प्रोग्राम के सामने कोई भी आएगा वो उसको जो है खत्म करे। तो ये क्लियर हम लोगों को रहना चाहिए, ना कोई जात ना कोई धर्म। इस पे डेफिनेटली जो आंकड़े हैं, आंकड़े के हिसाब से बात हो सकती है, लेकिन ये सरकार में अगर कोई सोचे कि हम सुरक्षित है, हम एक खास वर्ग से हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, अलर्ट हो जाए। दूसरा जो आपका सवाल था मयंक भाई, डेफिनेटली आने वाले दिनों में चुनाव हैं और हमारी पार्टी इस बात का विशेष ख्याल रखेगी, जैसा कि अन्य राज्यों में चुनाव हुए हैं, जो भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 100% की बात तो नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रोसेस है, धीरे धीरे चीजें चलती हैं, लेकिन कोशिश होगी कि जितने भी इस तरीके के क्रिमिनल एलिमेंट हैं वो कांग्रेस से दूर रहे और कांग्रेस ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट से दूर। प्रशांत जी, अनूप ने अभी जो कहा उस पर आपकी कोई टिप्पणी है क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि वो 100% की गारंटी नहीं ले पाएंगे जी। तो ये भी एक भारतीय राजनीति का एक बड़ा अफसोसनाक वो है सच्चाई जी। और वो ईमानदारी से डॉक्टर अनूप अपनी बात कह रहे हैं कि काफी ईमानदारी से कि हाँ भाई, कांग्रेस में भी ऐसे लोग आते हैं और रहे हैं। मतलब हमने वीर बहादुर सिंह की भी सरकार देखी है और वो भी गोरखपुर के ही थे, और गोरखपुर एक जमाने में उत्तर प्रदेश का और भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का क्राइम कैपिटल था जी। और गैंग वॉर वहाँ का फेमस रहा है। तो लेकिन जो अफसोसनाक बात है मयंक को ये कि ये व्यक्ति जो ये दुबे है अपराधी जी, ये स्कूल चलाता है, ये कॉलेज चलाता है जी। तो इस पे तो कम से कम सभी राजनीतिक पार्टियों को और सरकार को गंभीरता सोचना चाहिए कि उन स्कूलों में जो हजारों सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं उनको जब मालूम तो चलेगा अखबारों के माध्यम से कि ये उनके स्कूल का चेयरमैन है जो इतना बड़ा अपराधी है जी, तो एक अजीब सी आप जो है बच्चों के अंदर एक मनोविज्ञान पैदा कर रहे हैं अपराध के प्रति, और देख रहे हैं कि वो बच भी जाएगा, बच गया है। थाने के अंदर उसके ऊपर आरोप है बीजेपी के ही नेता की हत्या करने का, उसके बाद भी बच गया क्योंकि वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि कोई पुलिस वाला उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है जी। दूसरी एक सवाल जो है वो पुलिस रिफॉर्म, पुलिस की ट्रेनिंग का जो मैंने शुरू में बात की, तो इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा ये पुलिस रिफॉर्म, पुलिस ट्रेनिंग, प्रोफेशनल पुलिस हमारे यहाँ नहीं है जी, और ये जब तक इस पे पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया और पब्लिक डोमेन में इस पे डिस्कोर्स नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा, क्योंकि पुलिस का किसी भी व्यक्ति का, हमारा आपका, बतौर पत्रकार और बतौर एक आम नागरिक, क्योंकि मुझे आज तक एक भी आदमी नहीं मिला जो कि ये मुझे
पुलिस के प्रति जो है वो बड़ा संतोषजनक रवैया रखता हो या भावना रखता हो। जी। आज तक मैंने अपनी पत्रकारिता में नहीं देखा, और मैंने अपनी शुरुआत 1980s में क्राइम रिपोर्टर के तौर पे की थी। तब से अब तक मैंने अभी तक एक भी मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है कि किसी गरीब आदमी की शिकायत पर किसी अमीर आदमी को थाने बंद किया गया हो। जी। आज तक मेरे पास एक भी ऐसा अनुभव नहीं है। जी। तो जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा और इसकी जवाबदेही नहीं तय होगी, और इस तरीके के बड़े बड़े दावे करना कि ठोक देंगे वगैरह वगैरह, और 5,000 से ऊपर आप इनकाउंटर करते, इन सब का असर क्या होता है कि जब आपको एक संदेश जा रहा है, मान लीजिए कि कोई उद्योगपति है, वो पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना चाह रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उसकी हिम्मत पड़ेगी क्या कि जहाँ पे इतने बड़े अपराधी और पुलिस जहाँ पे जो है वो असहाय है, अपने लोगों को नहीं बचा पा रही, तो वो पुलिस जब उससे वसूली करने आएगा, एक्सटॉर्शन करेगा उद्योगपति से, तो उसको कैसे बचाएगी? कौन सा इन्वेस्टमेंट इस राज्य में आएगा? जी। मैं एक जो है एक फेसबुक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा, और मैं चूँकि हम अपनी बातचीत के अंत की ओर जा रहे हैं, मैं इस पे आप तीनों का ही क्विक रिएक्शन चाहूँगा। ये जो बात कही जा रही है, श्याम मीरा सिंह की ये फेसबुक पोस्ट है और मैंने तय किया कि मैं इसको पढ़ूंगा। श्याम मीरा सिंह लिखते हैं फेसबुक पे कि 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे का नाम विकास दुबे है। चूँकि नाम में दुबे है, इसलिए वो आतंकवादी ना होकर हिस्ट्री शीटर है। आतंकवादी जैसा सम्मानित प्रतीक पाने के लिए नाम में कोई विशेष नाम होना हमारे देश में पहली क्वालिफिकेशन है। यदि हत्यारोपी के सरनेम में यादव होता तो उसको कहीं ना कहीं से तार उठा के सपा सरकार से जोड़ दिया गया होता, और गलती से वो मुस्लिम निकल गया होता तो अब तक सिमी के बैंक अकाउंट से उसका आधार कार्ड जुड़ चुका होता। आगे लिखते हैं कि फिर तो सोने पे सुहागा होता। आखिर मुसलमान टीवी मीडिया का फेवरेट टॉपिक है, लेकिन दुर्भाग्य से हत्या आरोपी दुबे निकल आया तो अब किसी टीवी पर कोई डिबेट नहीं चल रही, क्योंकि दुबे जी हत्या आरोपी हैं, चौबे जी संपादक हैं, त्रिवेदी जी रिपोर्टर हैं, चतुर्वेदी जी मालिक हैं, पांडे जी कर्मचारी हैं, शर्मा जी मंत्री हैं, द्विवेदी जी विधायक हैं, शुक्ला जी कार्यकर्ता हैं और भागवत जी सरसंचालक हैं। वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती। सबसे पहले असद भाई, क्या आपका क्विक रिएक्शन क्या है इस पे? देखिए, बात सही भी है और गलत भी जी। है। सही इसलिए है कि अगर आप बात करें ईस्टर्न यूपी की, हेलो जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए है कि आप ये देखें कि छोटी सी भी घटना हो, उसमें धर्म विशेष के लोग शामिल हो तो फौरन उसके ऊपर टीवी पे डिबेट और बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह चलने लगती है, और बहुत ही जल्दी कहीं ना कहीं से ये साबित कर दिया जाता है कि उसका कहीं ना कहीं किसी आतंकवादी संगठन से लिंक है, और टीवी का प्राइम टाइम डिबेट उसी के ऊपर हो जाती है। और शायद आज ये भी मैं ये बात कहूँगा कि अगर शायद आज ये सरकार के अलावा कोई और सरकार होती तो उसमें कोई भी होता तो इस वक्त जंगलराज की खबरों से टीवी छाया हुआ होता, न्यूज़ पोर्टल छाए हुए होते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार भी बदलने से बहुत कुछ बदलता है, खाली जाति धर्म की बात नहीं है। इस सरकार को जिस तरीके से मीडिया से सपोर्ट हासिल है, अगर वो सपोर्ट हासिल ना होता मेन स्ट्रीम मीडिया का, कोई और सरकार होती तो इस वक्त जंगलराज की खबरों से पूरा टीवी स्क्रीन छाया हुआ होता और 9 बजे का डिबेट उसी के ऊपर होता। अब जहाँ तक बात ये रही कि आतंकवादी कह दिया गया तो यहाँ पर कई ईस्टर्न यूपी में अगर आप देखिए या इलाहाबाद साइड देखिए तो कई ऐसे माफिया हैं जो क्या कहते हैं विकास नहीं है, लेकिन उनको भी माफिया ही लिखा जाता है, उनको भी आतंकवादी नहीं लिखा जाता है। कई हैं, अंसारी फैमिली है जिसको नाम आता है, लेकिन उनको भी यहाँ पर माफिया ही लिखा जाता है। तो ये तर्क देना कि फौरन उनको आतंकवादी बना दिया जाता है, ये भी गलत है, और ये सही भी है कि जरा से में मीडिया जो है फौरन आतंकवाद से तार जोड़ने लगता है और खुद ही जुडिशरी बन जाता है, खुद ही फैसला भी देने लगता है। प्रशांत जी। नहीं, ये काफी हद तक ये बात सच है कि अगर वो दुबे नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि ये जो
सवर्ण कॉरपोरेट मीडिया है उसका रुख दूसरा होता, और उसके इतने प्रभावशाली होने में और जिस तरीके से उसने पिछले भी बचता रहा है वो, तो उसका दुबे होना जो है वो उसका एक बड़ी भूमिका है उसमें। इसमें इस सच्चाई से तो कोई दो राय नहीं है कि जो हमारा निज़ाम है, चाहे वो पुलिस का हो या न्यायपालिका का हो या मीडिया का हो, जी कोई जो भी सरकारी और गैर सरकारी इदारे हैं, वो हिंदू अपर कास्ट का उसमें वर्चस्व है। और हिंदू अपर कास्ट का केवल वर्चस्व ही नहीं है, तो हिंदू अपर कास्ट एक दूसरे को संरक्षण और महिमा मंडित और ये सब भी करता है। तो ये इसमें ये जो व्यक्ति है राजी दुबे, ये भी अपवाद नहीं है। जी अनूप, जी क्या प्रतिक्रिया है इस बात पे आपकी? देखिए, जहां तक मैं मानता हूं कि फ्यूचर जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है इसका नहीं है, अल्टरनेटिव मीडिया लगातार तैयार हो रहा है, और जो डाइवर्सिटी है, जो मार्जिनल वॉइसेस हैं, जो अनहर्ड वॉइसेस है, उसको जगह दे रही है। आज हम 4 से 5 लोग इस पे बैठे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में होते तो शायद इस तरीके की हम बात नहीं कर पाते। मेरी भी नजर से पोस्ट गुजरी है फेसबुक और ट्विटर में, कई लोगों ने उसे जो है दुबे को टेररिस्ट लिखा है, इवन मेरे पास है वो पोस्ट है। जी तो ये नए तरीके की अल्टरनेटिव मीडिया में इस तरीके की वॉइसेस मिलेंगे। एक जो महत्वपूर्ण बात ये है कि इस सरकार का नेक्सस क्राइम से क्यों है, जंगल राज से क्यों है। बिल्कुल सही, जो आपने सवाल किया उसके कुछ कनेक्शन तो हैं। हम जब लालू प्रसाद यादव का जो है कार्यकाल बिहार में देखते हैं, बचपन से सुनते आ रहे थे, लेकिन हमने सुना था। आज मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मैं 4 साल से हूं, मैं उसे जी रहा हूं। जंगल राज, इस प्रदेश का एक एक जो है निवासी जंगल राज से गुजर रहा है, और जंगल राज के जो मुखिया हैं वो योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ भी कई सारे केसेज हैं, कई सारे अपराधों में उनका जो है नाम पहले आया है। तो चूंकि अब देखिए, मुख्यमंत्री होने का फायदा क्या लिया इन्होंने, खुद अपने खिलाफ जितने भी अपराध थे उससे अपने को बरी, अपना ही नहीं बरी हुए, पार्टी में जो और दूसरे लोग थे, चिन्मय आनंद जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हैं, जी शाहजहांपुर से आते हैं, चूंकि नजदीकी थे योगी आदित्यनाथ के, उनको भी जो एक केस हुआ था उससे बरी करवाया। उन्नाव में जो घटना हुई थी जिसपे जो है बीजेपी का विधायक जो है फंसा हुआ था, जी लास्ट तक जो है बीजेपी ने जो है अपने विधायक को बचाने का प्रयास किया। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से गुंडाराज और जो महिला अपराध हैं और इस तरीके के जितने भी क्राइम्स हैं उससे ये वेल कनेक्टेड है। और इन सभी के सरताज योगी आदित्यनाथ जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं। इसलिए जब तक ये मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ रहेंगे तब तक उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम। जी बहुत एक दिलचस्प बात है। नोम चॉम्स्की जो है वो एक जगह लिखते हैं कि हम लोग अपने इस बातचीत के इस अंत तक जा रहे हैं, हम लोग फिर जाहिर सी बात है इस पर बात करेंगे। तो नोम चॉम्स्की लिखते हैं एक जगह कि टेररिस्ट रिगार्ड देमसेल्व्स एज अ वैनगार्ड, they are trying to mobilize others to their cause. I mean, every specialist on terrorism knows that. यानी कि वो कह रहे हैं कि हर जो टेररिस्ट है, जो हमने आतंकवादी की एक परिभाषा बनाई है, वो दरअसल मोबिलाइज कर रहा होता है बहुत सारे लोगों को, अलग अलग लोगों को अपने कॉज के लिए। और ये जो कम्युनिकेशन थ्योरी जब वो पढ़ाते हैं नोम चॉम्स्की, तो इस बारे में समझाते हैं। हमने दरअसल इस समाज में अपनी परिभाषाएं बना ली हैं आतंकवाद की। आतंक शब्द का सीधा अर्थ होता है कि खौफ फैला देना। आतंक मतलब खौफ, लोगों के दिलों में खौफ। और अब सवाल ये है कि ये हमको तय करना होगा, नो डाउट कि हमने इस देश ने, समाज ने आतंकवादी हमले भी हमने झेले हैं, लेकिन
क्या ऐसे अपराधी विकास दुबे जैसे और ऐसे जितने भी लोग हैं वो आतंक फैला रहे हैं कि नहीं, या हमने भाषा में अपने हिसाब से तय कर लिया है कि कोई सीमा पार करके आएगा, किसी विशेष धर्म के लिए वो गोलियां चला रहा होगा, लोगों को मार रहा होगा, तो वो आतंकवादी है। कश्मीर में कश्मीर पुलिस के किसी पुलिसकर्मी या किसी सेना के जवान की जान जब कोई ले लेगा गोली मार के, तो ही वो आतंकवादी है। देश के बाकी राज्यों में पुलिसकर्मियों या आम आदमियों को इस तरह सरेआम गोलियों से भून देने वाले लोग आतंकवादी हैं या नहीं, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ जा रहा हूं, जिससे आपको सहूलियत हो, सुविधा हो, आतंकवाद या आतंक की अपनी परिभाषाओं को समझने और ज़रूरत पड़े तो उनको बदलने में। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप पटेल का, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रशांत टंडन जी का, वरिष्ठ पत्रकार असद रिजवी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे। आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया। सौम्या का शुक्रिया डेटा हमको बताने के लिए, जिससे हम इंसाइट्स ले पाए। और हम लोग फिर बात करेंगे, मीडिया विजिल पे फिर से मिलेंगे। मैं मयंक, मुझे इजाज़त दीजिए। सबको गुड नाइट, और जितनी जल्दी हो सके सोचना शुरू कीजिए और ये वीडियो जो है शेयर कीजिए। थैंक यू। कि एम्बुश लगा के तरीके से मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस ने।